मैं सक्सेना सर। आज मैं आप लोगों के लिए जो मैंने 23 नवंबर को प्रयास रिवीजन टेस्ट सीरीज का टेस्ट 2 लिया था, उसके सेक्शन सी का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आज मैं आपको सेक्शन सी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इस पार्ट में मैंने 4 क्वेश्चन टोटल दिए थे जो कि 3 मार्क्स के थे। ये सेक्शन सी टोटल 12 मार्क्स का था। तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में ये 13 का ए पार्ट है। यहां मैंने इंटरनल चॉइस दी थी कि कोई सा भी एक कर लेना। तो ये मैंने एक क्वेश्चन दिया था बच्चों रिलेशन का। तो क्या लिखा है देखो, इन अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, अनमोल नीड्स टू डिटरमाइन if a certain relationship between the triangle meet specific criteria or not. Let T be the set of all triangles in a plane and let R on the relation T be defined as ARB if A is congruent to B for all A comma B belongs to T. Check it is an equivalence relation or not. तो क्वेश्चन समझ में आया। ऊपर की लाइन तो खैर कुछ नहीं है, बेकार है। सबसे मेन चीज आपको एक सेट दिया है, इसका नाम है टी। तो वो सेट क्या दिया है बच्चों, देख लें आप लोग ध्यान से। वो सेट हमको दिया है टी। यहां मैंने लिखा टी। टी सेट है ऑल ट्राइंगल्स इन a given plane, in a given plane। ठीक है, सबसे पहले मतलब एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स हो सकते हैं सब हमारे सेट टी में आ गए। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि ए कॉमा बी सच दैट ए is congruent to B। समझ आया? मतलब इस प्लेन का एक ट्राइंगल जिसका नेमिंग अगर A है वो किसी ट्राइंगल B से रिलेट करेगा अगर A कॉन्ग्रुएंट होगा B के। तो हमको बच्चों ये चेक करके दिखाना है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कब कहलाता है, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसटिव हो। तो सबसे पहले बात हम करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। तो यहां पे मैंने लिखा चेकिंग फॉर रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में मैंने क्या बताया था कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, रिलेशन जिस सेट पर डिफाइन है उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। ध्यान करो। तो मैंने क्या करा, टेक एन आर्बिट्ररी का मतलब होता है अपनी इच्छा से एलिमेंट से T1 बिलोंग्स टू T। मतलब मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट T1 उठाया। T1 का मतलब समझ लो ट्राइंगल 1 कोई भी, वो बिलोंग्स करता है T को। ठीक है, वी हैव, या हम जानते हैं या हमारे को मालूम है कि ट्राइंगल T1 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल T1 के, क्योंकि हर एक ट्राइंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है। तो T1 कॉन्ग्रुएंट T1 के होगा, तो दिस इंप्लाइज करेगा कि T1 कॉमा T1 बिलोंग्स करेगा R को। ठीक है, और इट इज ट्रू। और ये जो वाली बात है वो ट्रू होगी फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T। सो वी कैन से
given relation, so we can say given relation is reflexive. समझ आया? तो ये हो गया बेटा, हमने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया। देखो कैसे दिखाते हैं, अच्छी तरीके से देख लेना। जिन बच्चों का सवाल गलत गया था, समझ में नहीं आया था, ऑप्शन में छोड़ दिया था, वो एक बार इसे बहुत अच्छी तरीके से देख लें। उसके बाद जब हमने रिफ्लेक्सिविटी दिखा दी, तो अब बारी आती है बच्चों किसकी? सिमेट्री की। तो सिमेट्री में क्या रहता है? तो अब मैंने यहां पे हेडिंग डाली, चेकिंग फॉर सिमेट्री। तो बेटा सिमेट्री चेकिंग करने का क्या सिस्टम होता है? मैंने क्लास में आपको खूब बताया है। सभी कभी आपको कोई रिलेशन सिमेट्रिक दिखाना है, आप रिलेशन जिस सेट पर डिफाइन है उससे दो एलिमेंट उठा लो। तो मैंने लिखा टेक T1, T2 बिलोंग्स T। साथ में ऐसा मान लो सच दैट कि T1, T2 बिलोंग्स टू R। ठीक है? हर एक सवाल में जब भी सिमेट्रिक दिखाना है, दो एलिमेंट उठाओ जिस पर रिलेशन डिफाइन है, और मान लो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। उसके बाद मैंने लिखा एज, जैसा कि मैंने माना कि T1, T2 बिलोंग्स टू R, तो दिस इंप्लाइज कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। दिस इंप्लाइज T2 is congruent to T1. This implies that T2, T1 belongs to R, or this implies given relation is symmetric. ठीक है? हमने यहां पर आप लोगों को सिमेट्रिक दिखा दिया। अब सिमेट्रिक के बाद चर्चा करते हैं इसकी ट्रांसिटिविटी की। ठीक है? तो ट्रांसिटिव के लिए मैंने क्या बताया था, आप लोगों को याद करो। सबसे पहले तो यहां पर हम हेडिंग लिख रहे थे, चेकिंग फॉर ट्रांसिटिव। ठीक है? किसकी चेकिंग कर रहे हैं बच्चों? कि जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो ट्रांसिटिव के लिए हमने बताया था तीन एलिमेंट, टेक 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स लेना, से उनका नाम रख दिया T1, T2, T3, बिलोंग्स करना T को, सच दैट T1, T2 belongs to R, and T2, T3 belongs to R। ठीक है? तो हमने ये मान लिया कि T1, T2 R में है और T2, T3 R में है। जैसा कि बच्चों मैंने माना कि T1, T2 R में है, तो दिस इंप्लाइज क्या करेगा कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। इसे 1 डाल देना। जैसा कि मैंने माना कि T2, T3 R में है, तो दिस क्या इंप्लाइज करेगा कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो यहां पर आप लोग बड़े ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन में T1 कॉन्ग्रुएंट T2 के है, दूसरी इक्वेशन में T2 कॉन्ग्रुएंट T3 के है। तो हम यहां पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कह सकते हैं कि T1 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3,
इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि T1, T3 बिलोंग्स टू R, सो रिलेशन इज ट्रांसिटिव, सो रिलेशन इज ट्रांसिटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा रिलेशन बच्चों ट्रांसिटिव भी होगा। तो अब आपने देखा जो दिया हुआ रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, तो हम लोग कह सकते हैं ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। रिलेशन का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था बच्चों ये, तो आप लोग इसे ध्यान से कर लेना जिन बच्चों ने नहीं किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने एक क्वेश्चन 13B दिया था, यह भी हमारा रिलेशन का क्वेश्चन था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अभी जो रिलेशन डिफाइन था वो सेट ए पे डिफाइन था, और सेट ए हमको दिया था 1, 2, 3, 4 से लेके अब सारे क्या लिखूं मैं ऊपर अप टू 10 तक के सारे नंबर। और रिलेशन क्या था? रिलेशन ये था कि ए कॉमा बी रिलेट करेगा सी कॉमा डी से। दिस इंप्लाइज ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, और आर इज डिफाइंड, जो आर सेट था वो डिफाइंड था ए क्रॉस ए पे। रिलेशन किस पे डिफाइन था बच्चों? ए क्रॉस ए पे। सेट ए क्या था? ये, और ये था आपका रिलेशन। तो सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि प्रूव करो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या बताया मैंने? ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव भी होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो यहां पर मैंने हेडिंग डाली चेकिंग फॉर रिफ्लेक्सिविटी। तो बेटा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते थे हम लोग? एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया मैंने ए कॉमा बी, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर का सेट है तो एलिमेंट आपको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लेना पड़ेगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स करा है एन क्रॉस एन को। अब मुझे ये देखना है क्या ये एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा। तो देखो यहां पर मैं रफ में बता रहा हूं कि अगर ए कॉमा बी रिलेट ए कॉमा बी से करेगा तो बस उसकी शर्त यह है, जैसे तुम यहां देख रहे हो ए कॉमा बी सी कॉमा डी से कब रिलेट कर रहा है? जब इसके फर्स्ट और इसके लास्ट का टोटल इसके सेकंड इसके फर्स्ट के टोटल के इक्वल है। तो यानी कि ए का टोटल बी से इक्वल आना चाहिए बी का टोटल ए से। तो बेटा वो तो हमेशा ही आएगा। ये मैंने एक रफ में दिखाया है, तो आप तो ये लिख देना ए कॉमा बी मैंने लेट कर लिया, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स एन को, एन क्रॉस एन को कर रहा है। और वी हैव, हम जानते हैं या हमको मालूम है कि ए प्लस बी हमेशा इक्वल होता है बी प्लस ए के। इसे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, कम्यूटेटिव लॉ है बच्चों ये। और ये लाइन इंप्लाइज कर जाएगी क्या कि ए कॉमा बी रिलेट कर जाएगा बच्चों ए कॉमा बी से। और साथ ही साथ में इट इज ट्रू, ये बात जो होगी वो सत्य होगी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। So given relation is reflexive. So given relation is reflexive. ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों का काम रहेगा, रिफ्लेक्सिविटी की चेकिंग हो गई। अब रिफ्लेक्सिविटी के बाद हमको क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे देखना। सिमेट्रिक चेक करने के लिए ये हटा दे रहा हूं मैं। सिमेट्रिक के लिए क्या कंसेप्ट सिखाया था मैंने, बोलो? सिमेट्रिक के लिए मैंने सिखाया था लेट दो आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं, पहला ए कॉमा बी दूसरा सी कॉमा डी, बिलोंग्स करा एन क्रॉस एन को, सच दैट साथ ही साथ में हमने मान लिया कि ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है सी कॉमा डी से। तो बेटा जैसे ही हमने माना कि ए कॉमा बी रिलेट सी कॉमा डी से कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ए प्लस डी बराबर होगा बी प्लस सी के। देखो वहां से
या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि b प्लस सी बराबर होगा a प्लस डी के, या फिर मैं इसको घुमा के लिख सकता हूं c प्लस बी बराबर होगा d प्लस ए के। और इससे मैं ये कह सकता हूं कि c कॉमा डी रिलेट करेगा a कॉमा बी से। देखें आप लोग, बोलो समझ आया? दोबारा से बताऊं जरा, यहां पर मैं थोड़ा सा गलत लिख गया हूं, सही कर दे रहा हूं। c प्लस बी बराबर होगा d प्लस ए के। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि c कॉमा डी रिलेट करेगा a कॉमा बी से। और जब ये रिलेट हो गया, इसका मतलब गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस रिलेशन को सिमेट्रिक दिखा दिया बच्चों। अब बात आती है ट्रांसटिप की। तो ट्रांसटिप कैसे करते हैं? याद होगा मैंने तुम लोगों को बताया था, ट्रांसटिप करने के लिए हम लोग 3 एलिमेंट आर्बिट्री ले लेते हैं। कितने एलिमेंट ले लेते हैं? 3। पहले ले लिया मैंने a कॉमा बी, दूसरा ले लिया c कॉमा डी, तीसरा ले लिया e कॉमा f। ये सारे के सारे पेयर बिलोंग करते हैं बच्चों a क्रॉस a को। सच डेट, साथ में ये माना सच डेट कि a कॉमा बी रिलेट कर रहा है c कॉमा डी से, एंड c कॉमा डी रिलेट कर रहा है e कॉमा f से। एज जैसा कि हमने माना था कि a कॉमा बी रिलेट कर रहा है c कॉमा डी से, तो दिस इंप्लाइज करेगा कि a प्लस डी बराबर होगा b प्लस सी के। इसे नंबर 1 डाल देना। एज जैसा कि हमने माना था कि c कॉमा डी रिलेट कर रहा है e कॉमा f से, तो दिस इंप्लाइज करेगा c प्लस f बराबर होगा d प्लस e के। इसे नंबर 2 डाल। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बेटा जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये आएगा a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हुई। c से c कैंसिल हो गया बच्चों, d से d कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया a प्लस एफ बराबर b प्लस ई, जिससे ये बात इंप्लाइज होती है कि a कॉमा b रिलेट करेगा e कॉमा f से, और जिससे ये इंप्लाइज होता है गिवन रिलेशन इज ट्रांसटिव। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देखें, मैंने रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, सिमेट्रिक भी दिखा दिया, ट्रांसटिव भी दिखा दिया। तो नाउ वी कैन से दिस रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में दिया था। इसके साथ बच्चों एक क्वेश्चन और भी लगा हुआ आया था, उस पर आप लोग देखना, मैंने कॉपियां चेक करी तो बहुत सारे लोगों ने उसका जवाब सही नहीं दिया। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वाली बात को अच्छे से समझ लो, क्या कहना चाह रहा है। यहां पर वो ये कह रहा है कि राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 3,4। तो बेटा हमको इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है एलिमेंट 3,4 की। तो बेटा इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है, ये पता करना है कि ये 3,4 एलिमेंट किस किस से रिलेट हो रहा है। तो और a क्रॉस a में देखेंगे, तो ऐसे तो बहुत समय लगेगा, तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि लेट 3,4, ऐसा मान लिया कि 3,4 जो रिलेट होगा वो एक एलिमेंट a कॉमा b से रिलेट हो जा रहा है। अब बच्चों अगर ये एलिमेंट इससे रिलेट होगा तो आप देख सकते हो 3 प्लस बी बराबर 4 प्लस ए होगा, या मैं यूं कह सकता हूं कि b माइनस ए बराबर 1 होगा। इसका मतलब ये हो गया 3,4 उस ऑर्डर पेयर से रिलेट होगा जिसका b में से a को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। समझ में आया? कौन से ऑर्डर पेयर से रिलेट होगा? जिसका डिफरेंस सेकंड कंपोनेंट माइनस फर्स्ट कंपोनेंट का डिफरेंस 1 होगा। तो अब यहां से आप चालू कर दो, तो इक्विवेलेंस क्लास में सबसे पहले 1,1 नहीं आएगा,
1,2 1,2 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 1,2 में 2 माइनस 1 बराबर बना रहा है। देखो 1,2 हो गया। देखो 3,4 से रिलेट भी करेगा। देखो 3 और 2 5, 4 और 1 5। 1 2 के बाद 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 सब बेकार, क्योंकि हमें तो डिफरेंस 1 चाहिए। अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं तो पहले 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, फिर अगला एलिमेंट आपका 2 3 काम कर जाएगा। देखो दोनों के डिफरेंस। फिर 2 3 के बाद आपका 3 4 काम करेगा, 3 4 के बाद आपका 4 5 काम करेगा, 4 5 के बाद आपका 5 6 करेगा, 5 6 के बाद 6 7 करेगा, 7 8 करेगा, 8 9 करेगा, 9 10 करेगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द एलिमेंट 3,4। तो ये बच्चों इक्विवेलेंस क्लास होगी। यहां पे देख सकते हो सबके सेकंड कंपोनेंट माइनस फर्स्ट कंपोनेंट का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, और सारे के सारे एक क्रॉस ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस टाइप से बच्चों इक्विवेलेंस क्लास इसकी निकाली जाएगी। ये सवाल मोस्टली बच्चों ने गलत किया है, तो एक बार देख लेना ध्यान से कैसे करते हैं। इसके बाद एलपीपी का क्वेश्चन बच्चों मैं सॉल्यूशन में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने इसे तो सही करा ही करा है, तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं बच्चों। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जरा ध्यान से देखना। कुछ बच्चों ने तो सही किया है और कुछ बच्चों का आंसर गलत है। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, 2 स्टूडेंट मेहुल एंड राशि आर सीकिंग एडमिशन इन अ कॉलेज। द प्रोबेबिलिटी दैट मेहुल इज सिलेक्टेड इज 0.4, यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर मेहुल का सिलेक्शन होता है, M फॉर मेहुल 0.4 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्ट ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम का नाम तो नहीं लिया, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी मेहुल इंटरसेक्शन राशि, राशि पर बार लगा देना, फिर एक बार लिखना प्रोबेबिलिटी मेहुल इंटरसेक्शन राशि, ये बराबर आपको दिया है 0.5। इसी वाली बात को बेटा समझना ध्यान से, कुछ बच्चे समझ नहीं पाए। क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन एग्जैक्टली वन ऑफ देम, मतलब दो लोग थे मेहुल और राशि, उसमें से किसी एक का सिलेक्शन हो रहा है। तो दो तरीके से ऐसी बातें हो सकती है, मेहुल का हो गया राशि का नहीं हुआ, या राशि का हो गया मेहुल का ना हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अच्छा आप तुम देख रहे हो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट होने की वजह से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेहुल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ राशि बार, प्लस इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मेहुल बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ राशि, और ये बराबर मिलके आ जाएगा बच्चों 0.5। अगर मैं ऊपर से देखूं तो मेहुल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, तो हियर भी राइट 0.4। अच्छा राशि की हमें दी नहीं है, तो अभी तो हाल फिलहाल मैंने राशि बार ही लिख दिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बार बच्चों 0.6 हो जाएगी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0.5। कितने बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई, बोलो। अब आप क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये डेसिमल वेसिमल हट जाएंगे। तो यहां आएगा 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार प्लस 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा 4 तो ऐसी कैसे लिखा रहने दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार को मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लिख सकता हूं बच्चों, और प्लस का 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 5। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करना, 4 माइनस 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर 5। 6 में से 4 गया तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर 1। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आ गया 1/2 एंड दिस इज आंसर। तो आपके पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। उन्होंने कहा था चांसेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, फाइंड द चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ राशि। तो राशि के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकल आई। फिर कह रहा है आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन एट लीस्ट वन ऑफ देम। अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उनमें से कम एक का सिलेक्शन हो जाए। तो हम इसे सेट थ्योरी में ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी
मेहुल यूनियन राशि, मेहुल का हो जाए या राशि का हो जाए या दोनों का हो जाए, यानी कि एटलीस्ट 1 का हो जाए। तो इंडिपेंडेंट होने की वजह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी m बार प्रोबेबिलिटी r बार। अब मैंने पूछा बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m बार क्या होती है, 0.6। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ r बार क्या होती है, तो देख लें आप लोग, मैंने r निकाली थी, अभी कहां गया, 1/2 यानी कि 0.5। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6.5 मल्टीप्लाई करना 0.3, तो ये आ जाएगा 0.7 एंड दिस इज आंसर। ये बच्चों आपके एटलीस्ट 1 की निकलकर आ गई। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक बहुत अच्छा आया था, आप लोग सब देखना ध्यान से कैसे मैंने किया है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो ये हमने एक क्वेश्चन दिया था किसका, 3D का। 3D के मैंने 2 क्वेश्चन दिए, एक शॉर्टर डिस्टेंस निकालने को दिया था और एक मैंने ये इंटरसेक्शन पॉइंट वाला निकालने को दिया था। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान थे, मोस्टली सभी बच्चों को आ गए हैं, मैंने देखा था कॉपी चेक करते समय। तो इसका सॉल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट सबको आ ही चुका था, तो जरूरत नहीं है। और अगर कभी लगे तो मुझे बताना, मैं कर दूंगा इसका भी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये वाले दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो इसी के साथ बच्चों सेक्शन सी का भी सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म है और आशा करता हूं आपको समझ में आएंगे। बड़े ध्यान से देखना और अपनी कमियों को दूर कर लेना, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।